नमस्कार दोस्तों, तो जैसा कि हमने आपसे कहा था कि मैं जीएस का सीरीज़ लेके आऊँगा जिसमें कि जो बीपीएससी के द्वारा सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, मैं उन क्वेश्चनों को कवर करूँगा। तो आज मैं आपके सामने कुछ क्वेश्चन आज लाया हूँ जो कि बीपीएससी बार-बार रिपीट करती है और बिहार का कोई भी एग्ज़ाम उठा लो तो उसमें आपको ये क्वेश्चन बार-बार रिपीट मिलेंगे। तो यानी कहने का मतलब है कि बीपीएससी ने अब तक जितने भी एग्ज़ाम लिए हैं, तो लगभग आपको हर दूसरे-तीसरे एग्ज़ाम में आपको ये क्वेश्चन दिखने ही दिखने हैं। यानी कि ये क्वेश्चन अब तक 20-25 बार रिपीट कर चुके हैं। अलग-अलग बिहार के एग्ज़ामों की बात करें और अगर बीपीएससी में बात करें तो हर दूसरे-तीसरे साल में आपको ये क्वेश्चन दिख जाएगा। अगर आप तो ये वैसे क्वेश्चन होते हैं जिसको आप गलत नहीं कर सकते। अगर आप इसको गलत करते हो तो ये वो ईज़ी क्वेश्चन है, अगर आप इसको गलत करते हो तो आप सीधे-सीधे रेस से बाहर हो जाते हो। तो यहाँ पे बीपीएससी ने जैसा कि आप जान रहे हो कि नेगेटिव मार्किंग रखा गया है, तो यहाँ पे जो हल्का क्वेश्चन है, जो कि आसान क्वेश्चन है, जिसको कोई गलत नहीं करता है, उसको तो आपको गलत करना ही नहीं चाहिए। तो उनमें ही कुछ क्वेश्चन का आज मैंने सिलेक्शन किया है, जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। यहाँ पे देख सकते हो कि पहला जो क्वेश्चन है, आज मैंने हिस्ट्री का कुछ क्वेश्चन लिया है, तो हिस्ट्री का क्वेश्चन और इसके साथ-साथ मैं आपको कुछ डिटेल भी जो भी मुझे जहाँ लगेगा कि मुझे बताना है, वो मैं बताता चलूँगा। तो यहाँ पे आज मैंने हिस्ट्री का क्वेश्चन लिया है, तो इस तरह से अगर आप लोगों को ये कंटेंट पसंद आता है तो मैं अलग-अलग सब टॉपिक पे भी अलग-अलग सब्जेक्ट पर भी मैं आपको काफ़ी सारे क्वेश्चन का एमसीक्यू कराऊँगा और जो जहाँ पे मुझे लगेगा कि डिटेल बताना है वो मैं आपको बताऊँगा। तो ये निश्चित रूप से आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है। आप वीडियो को पूरे अंत तक देखें, आपको बहुत कुछ ऐसा जानने को मिलेगा जो कि आपके लिए एग्ज़ाम में काफ़ी मददगार साबित हो सकता है। यहाँ पे क्वेश्चन की संख्या जो भी हो, बट मैं आपको कुछ उसमें इन्फॉर्मेशन देता चलूँगा जिससे आपको समझने में थोड़ी और आसानी होगी। तो यहाँ पे आप पहला क्वेश्चन देख सकते हो कि महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये महावीर स्वामी, ये वही महावीर स्वामी हैं जो कि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। इनसे पहले जो 23वें तीर्थंकर थे वो एक पारसनाथ थे, जिनका पहाड़ी आप झारखंड राज्य में स्थित है, जिनको लेके पिछले साल कंट्रोवर्सी भी हुई थी, जो उसको पर्यटन स्थल का दर्जा दे दिया गया था केंद्र सरकार की तरफ से, तो काफ़ी सारा हंगामा हुआ था, तो वो एक करंट अफेयर का टॉपिक बन जाता है। बट यहाँ पे महावीर स्वामी का जन्म पूछ रहा है, तो ये कुंडग्राम में हुआ था। महावीर स्वामी का जन्म कुंडग्राम में हुआ था। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये जैन धर्म के तीर्थंकर थे, 24वें तीर्थंकर थे। ठीक है, तो इस तरह से जैसा कि आप यहाँ पे अगला क्वेश्चन देख सकते हो, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? महापरिनिर्वाण का मतलब है कि उनकी मृत्यु या उनका देहांत कहाँ हुआ था? तो आप यहाँ पे ऑप्शन ए लुम्बिनी देख सकते हो। तो लुम्बिनी में महात्मा बुद्ध का यहाँ पे जन्म हुआ था, लुम्बिनी में। तो लुम्बिनी जो कि अभी करंट में नेपाल में स्थित है, ये लुम्बिनी बिहार के बॉर्डर पे, अगर आप नॉर्थ की तरफ देखोगे तो वहीं पे लुम्बिनी दिखता है। तो अभी जो लेटेस्ट में जो जो भारत का संसद बना है, तो वहाँ पे मौर्य काल का जो भारत का जो नक्शा दिया गया है, तो उसमें मौर्य काल में कैसे कितना बड़ा मौर्य का साम्राज्य था, उसमें लुम्बिनी को भी दिखाया गया है। तो यानी एक टाइम पे लुम्बिनी जो था वो भारत का हिस्सा हुआ करता था, जिसको लेके अभी नेपाल के साथ-साथ नेपाल ने भी थोड़ा विवाद उस पे किया है। अभी बांग्लादेश, पाकिस्तान ने भी अपने-अपने तरफ से उन्होंने स्टेटमेंट दिए हैं, जिसको जवाब में एस जयशंकर ने उनको जवाब दिया है। तो ये लुम्बिनी, मैं आपको बस ये बता रहा हूँ कि महात्मा बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, जो कि इस वक़्त नेपाल में स्थित है। बोधगया में महात्मा बुद्ध को ज्ञान मिला था, तो वहीं पे एक नदी निकलती है, निरंजना नदी, जो वहीं एक पीपल के पेड़ के पास से निकलती है, जिसे फल्गु रिवर भी बोला जाता है। अभी वहीं पे एक रबर डैम बिहार का बनाया गया है, जो कि एक करंट अफेयर का क्वेश्चन हो जाता है। तो अभी फल्गु रिवर पर ही रबर डैम बोधगया में नीतीश कुमार जी ने उद्घाटन उसका किया था। तो ये जो क्वेश्चन है महापरिनिर्वाण यानी उनका देहांत, तो ये कुशीनगर में हुआ था। कुशीनगर, ये कुशीनगर पड़ता कहाँ है? तो कुशीनगर ये बिहार में ही पड़ता है। तो ये महापरिनिर्वाण हुआ था और उन्होंने अपना पहला जो धर्म चक्र परिवर्तन है, इन्होंने अपना पहला जो उपदेश दिया था महात्मा बुद्ध ने, ये इन्होंने सारनाथ में दिया था। सारनाथ कहाँ है? वाराणसी के पास में, उत्तर प्रदेश में है। तो ये यहाँ से आपको महात्मा बुद्ध से रिलेटेड ये सारे फैक्ट आपको याद होने चाहिए। तो जहाँ तक अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो महापरिनिर्वाण, तो ये बार-बार बीपीएससी रिपीट करके पूछती है और लोग इसमें कंफ्यूज भी होते हैं लुम्बिनी में और ये कुशीनगर में। तो आपको ये ध्यान रखना है, लुम्बिनी में इनका जन्म और कुशीनगर में इनका देहांत। चलिए आगे बढ़ते हैं। मगध की प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी?
मगध की प्रारंभिक राजधानी, ये हमने एक कम्युनिटी सेक्शन में एमसीक्यू में भी डाला था, तो वहाँ पे हमने ऑप्शन ई भी रखा था, मोर देन एबव और नन ऑफ द, मोर देन एबव या नन ऑफ दीज में। तो उसमें जो चारों ऑप्शन था उसमें कहीं भी मैंने राजगिरी को या राजगीर को लिखा ही नहीं था। बट बहुत सारे लोग मैंने देखा कि बहुत लोग पाटलिपुत्रा लगा रहे हैं, बहुत लोग वैशाली लगा रहे हैं, जो कि सबका गलत था। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर राजगिरी हो जाएगा। राजगिरी, जो कि अभी राजगीर इस जगह को बोला जाता है। तो मगध की जो पहली राजधानी थी वो राजगीर थी। प्रारंभिक राजधानी जो थी वो राजगीर थी। यानी कि मगध का जो प्रथम सम्राट था, वहाँ का जो राजवंश था वो हर्यक वंश था। तो हर्यक वंश का संस्थापक कौन थे? तो हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार थे। तो उन्होंने हर्यक डायनेस्टी को वहाँ पे एस्टेब्लिश किया था, और उसके बाद उनका पुत्र अजातशत्रु हुआ था। अजातशत्रु वही अजातशत्रु थे जिन्होंने आगे चलकर उन्होंने अपने पिता को ही मारा और फिर वो राजगद्दी पे बैठे। इस वजह से अजातशत्रु को पितृहंता भी बोला जाता है, पिता का हत्या करने वाला। तो अजातशत्रु पहले शासक थे जिन्होंने वैशाली पे आक्रमण करके, पाटलिपुत्रा पे आक्रमण करके वहाँ को उस क्षेत्र को कब्जा किया था, जो कि पहले वैशाली के अंडर में आता था। इससे पहले वो अटेम्प्ट बिंबिसार ने भी किया था, बट बिंबिसार कभी सक्सेस नहीं हो पाए थे। तो लेकिन अजातशत्रु सक्सेस हुए थे। तो यहाँ पे मगध की प्रारंभिक राजधानी की बात की जा रही है, तो ये राजगीर है, जो जिसे पहले राजगीर बोला जाता था। और फिर जाके आगे चल के फिर ये मगध का जो राजधानी है, इसे उदयन ने राजगीर से मगध की राजधानी को पाटलिपुत्र किया था। तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन भी वही है, पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? तो ये उदयन थे, ऑप्शन नंबर ए। ये भी हर्यक वंश के ही राजा थे, ये अजातशत्रु के पुत्र थे। तो इन्होंने भी अपने पिता को मारा था। तो ये सब अपने ही पिता का मारकर वो गद्दी पे बैठ रहे थे। तो पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? उदयन थे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, अगली पुस्तक है, यहाँ पे आप अगला क्वेश्चन देख सकते हो, हर्षचरित्र नामक पुस्तक लिखी गई थी। हर्षचरित्र, जो कि ये बार बार ये भी रिपीट होता है क्वेश्चन, तो ये बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई थी हर्षचरित्र की पुस्तक। यहाँ पे बात की जा रही है राजा हर्षवर्धन की, जिसके दरबार में कभी बाणभट्ट रहते थे। हर्षवर्धन खुद भी लिखते थे, पुस्तक लिखते थे, और उनके दरबारी बाणभट्ट भी पुस्तक लिखते थे। तो ये यहाँ पे हर्षचरित्र नामक जो पुस्तक थी, इसे बाणभट्ट ने लिखा था। आर्यभट्ट यहाँ पे आपको ऑप्शन में दिया गया है, विष्णुगुप्त दिया गया। अर्थशास्त्र को आर्यभट्ट ने लिखा था, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? गुलाम वंश का संस्थापक, जो कि दिल्ली डायनेस्टी की अगर बात करें, दिल्ली सल्तनत का जो पहला वंश था वो गुलाम वंश ही था। गुलाम वंश का पहला शासक जो था वो कुतुबुद्दीन ऐबक था। कुतुबुद्दीन, जिन्होंने 2.5 दिन का झोपड़ा का भी इन्होंने 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया था। आपको ये दिल्ली का एक मस्जिद है, कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद जो है, वो भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही बनवाया था। ये क्वेश्चन भी बार बार पूछा गया है। और उसके बाद आपको अगर ये कुतुब मीनार की बात करें, तो कुतुब मीनार का भी जो ढांचा जो होता है, शुरुआत जो होता है, वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही किया था। आगे जाकर फिर उसे इल्तुतमिश ने पूरा बनवाया था। बट कुतुब मीनार का जो काम है वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही स्टार्ट किया था। तो कुल मिला के गुलाम वंश का प्रथम शासक जो थे वो कुतुबुद्दीन ऐबक थे। आगे जाके फिर इल्तुतमिश हुए थे, फिर रजिया सुल्तान, फिर बलबन हुए थे। बलबन के बारे में बीपीएससी बार बार एक सवाल पूछती है, जो रक्त और लौह की नीति किसने अपनाई थी? तो वो बलबन ने अपनाई थी। और रजिया सुल्तान पहली दिल्ली की महिला शासिका थी, जो कि ये सवाल भी पूछा जाता है। ये 1236 ईस्वी में इन्होंने अपना ये राजगद्दी पे बैठी थी, और ये 4 सालों तक 1240 तक इन्होंने यहाँ पे शासन किया था। तो ये गुलाम वंश की बात हुई। गुलाम वंश के बाद खिलजी वंश का शासनकाल आया था। गुलाम वंश 1206 से 1290 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहा था। तो ये गुलाम वंश के बारे में जानकारी हो गई। इसे इंग्लिश में स्लेव डायनेस्टी भी कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था? तो पटना में अगर आप इस क्वेश्चन को सही से पढ़ो, तो ये पहले जो गुरु नानक थे, इन्होंने सिख धर्म की स्थापना की थी। और ये आगे चलकर ये गुरु गोविंद सिंह जो है, ये सिख के आखिरी गुरु थे, 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह, जिनका जन्म पटना में हुआ था। जो कि अभी भी पटना में आप पटना साहिब जो देखते हो, वो इन्हीं का जन्म स्थल है। हालांकि ये पटना में बस 3-4 साल ही रहे थे, बट इनका जन्म वहाँ हुआ था, तो इसलिए यह जगह काफ़ी पवित्र माना जाता है।
तो ये सिख गुरु पटना 10वें गुरु का जन्म पटना में हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन एक ऐसा क्वेश्चन है जो आप बिहार के किसी भी एग्जाम में बैठ जाओ तो आपको 1 नंबर, ये एक मुफ्त का नंबर होता है जिसे 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 हर कोई बनाता है। तो इस क्वेश्चन को बीपीएससी बार-बार इसको क्वेश्चन को थोड़ा-थोड़ा बदल के, लेकिन हर हर जितने भी क्वेश्चन होते हैं उसमें सबका आंसर कुंवर से ही होता है। अभी भी जो बिहार पटना हाईकोर्ट असिस्टेंट का एग्ज़ाम ले लो या बिहार बीपीएससी का जो असिस्टेंट का पेपर हुआ था वो ले लो, या जितने भी अभी तक बीपीएससी के पेपर हुए हैं उसमें आपको ये क्वेश्चन आपको एक मुफ्त का मिल जाता है। तो ये क्वेश्चन आपको याद रखना है। एक ज्योग्राफी में जैसे कि पूछता है बिहार का शोक कौन सी नदी है, तो वैसे ही एक हिस्ट्री का ये क्वेश्चन है। जैसे कि बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है, तो वैसे ही हिस्ट्री में एक ये आइकॉनिक क्वेश्चन है जो आपको हर एग्जाम में मिलता है बिहार के। तो आप फिर से तैयार हो जाइए, ये क्वेश्चन आपको फिर से मिलेगा। जगदीशपुर के राजा कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार से किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था? बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र जो था उस टाइम तो बिहार ही था, बट आगे चल के 2000 ईस्वी में 15 नवंबर को झारखंड राज्य की स्थापना हुई थी, तो इनका कार्य क्षेत्र रांची था, जो कि अभी झारखंड का जिला है। झारखंड में 15 नवंबर को बिरसा मुंडा की जयंती भी मनाई जाती है और 15 नवंबर को ही झारखंड का स्थापना दिवस भी मनाया जाता है। इन्होंने एक धर्म की शुरुआत की थी, उसका नाम था उगुलहान। तो आपको धर्म का भी नाम याद रखना है। तो बिरसा मुंडा उस टाइम में काफ़ी इन्होंने झारखंड को, उन्होंने जनजातीय आंदोलन में इनका बहुत बड़ा ही योगदान था। तो ये आपको क्वेश्चन निश्चित रूप से याद होना चाहिए। बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र 15 नवंबर याद रखना है आपको, झारखंड का स्थापना दिवस भी। अब चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? प्रार्थना समाज के संस्थापक जो थे वो आत्माराम पांडुराम थे। ये महाराष्ट्र के क्षेत्र में थे। ये क्वेश्चन भी बार-बार बीपीएससी रिपीट करती है। यहाँ पे अगला क्वेश्चन यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये इसी में ऑप्शन देख सकते हो, तिलक जो भी, ये भी महाराष्ट्र से ही बिलोंग करते थे। तो ये एनी बेसेंट को अगर जैसे ही नाम आए तो आपको सीधे याद रखना है। इन्होंने 1917 ईस्वी में जब कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था तो पहली महिला जो थी वो यही थे। हालांकि ये भारत की नहीं थी, बट यहीं पे उन्होंने काफ़ी वक्त अपना बिताया था और भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में इनका बहुत ही अमूल्य योगदान था। तो 1917 ईस्वी में जब कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था तो पहले कांग्रेस के अधिवेशन में पहली महिला जो अधिवेशन को लीड की थी वो एनी बेसेंट ही थी। और फिर 1925 में सरोजिनी नायडू ने प्रथम भारतीय महिला थी। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इस तरह से हमने आज कुछ क्वेश्चन का डिस्कस किया। तो मैं आगे भी आपको, आज थोड़े कम क्वेश्चन मैंने ज़रूर लिए हैं, लेकिन हमने आपको बहुत सारे एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी क्वेश्चन से रिलेटेड बताएं। अगर आपको ये कंटेंट पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और आप हमें फीडबैक ज़रूर दें कि आप किस तरह का, कौन सा सब्जेक्ट से और क्वेश्चन चाहते हैं, किस तरह का आप कंटेंट चाहते हैं, कितने क्वेश्चन की संख्या होनी चाहिए। आपका जो भी फीडबैक हो वो हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो मिलेंगे एक अगले टॉपिक में आप लोग के साथ एक नए वीडियो में। मैं आपको कंप्यूटर साइंस के लगातार वीडियो ला रहा हूँ, जो कि मुझे आशा है कि आप लोग इस वीडियो का एंजॉय कर रहे होंगे। मैं काफ़ी आसान भाषाओं में आपको कंप्यूटर साइंस का सीरीज लेके चल रहा हूँ और मैं बीच-बीच में आपको जीएस का भी टॉपिक इस तरह से लाता रहूँगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।